गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती महादेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये डिस्कस का टॉपिक है जो आप देख रहे हैं, बैंकों में समाशोधन गृह किस तरीके से काम करते हैं, बैंकों में समाशोधन गृह और इनके लाभ क्या क्या है और उनकी कमियां या इनके दोष क्या क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो समाशोधन गृह, समाशोधन गृह क्या होता है, इसको हम क्लियरिंग हाउस बोलते हैं। तो क्लियरिंग हाउस क्या होता है, जहां चेकों को क्लियर किया जाता है, यानी चेकों के जो भुगतान से संबंधित जो निपटारे हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कैश का लेन देन नहीं होता है, यहाँ केवल चेकों को क्लियर किया जाता है। और किस तरीके से क्लियर किया जाता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताना चाहूंगा। तो ये मानिए एक व्यक्ति है ए, इसको किसी से चेक मिला है 1,00,000 रुपए का। अब जिसने ये चेक दिया है, ठीक है, वो मानिए बी है। बी ने ए को चेक दिया 1,00,000 रुपए का, लेकिन बी ने जिस ब्रांच जो चेक दिया, इसकी जो बैंक है वो कुछ अलग है और ए का खाता कुछ अलग बैंक में है। तो सबसे पहले ए क्या करता है, इससे चेक लेता है और फिर वो अपने खाते में उसको क्या करेगा, जमा करवाएगा। अपने खाते में सीधा जमा नहीं होता, उसको पहले हो जाएगा क्लियरिंग हाउस में। तो ए क्या करता है, वो चेक से लेता है और वो जाता है ब्रांच में अपने, और उसके साथ में एक प्रपत्र भर के चेक के, और जो है उसको जो क्लियरिंग बॉक्स होता है, वहां एक अलग से बॉक्स बना होता है, वहां उसको जाकर के डाल देता है। वहां से उन चेक्स का कलेक्शन होता है। जैसे कि एक के द्वारा जो चेक है, यहाँ से हम इसी की बात कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे चेक होते हैं अलग अलग बैंकों के। तो ये जो चेक है कहाँ जाएगा, इसकी जो ब्रांच है, बी ने जिस बैंक का जो चेक दिया है, ये उस बैंक की जो मेन ब्रांच है उससे क्लियर करेगा कि इस खाते से 1,00,000 रुपए है जो का चेक बनाया गया है, और इसमें है या नहीं है चेक, इस खाते में पैसे है या नहीं है 1,00,000 रुपए के, और क्या ये इसी बैंक बी ने जो दिया उसके बैंक का ही है। तो ये जो सारी समस्या है वो इस तरीके से हल की जाती है यहाँ। तो जहां सी हमने नाम का क्लियरिंग हाउस है, जो ए बी ने ए को चेक किया, ए ने चेक डाला अपने बैंक में, बॉक्स में डाला, बॉक्स से वहां कलेक्शन करके वो क्लियरिंग हाउस में भेज दिया गया। वहां वो चेक क्लियर होता है, उसका निपटारा होता है। क्लियरिंग हाउस में चेक किया जाता है कि जो बी ने चेक दिया है, क्या उसके पास सफिशिएंट फंड है या नहीं है उसके अकाउंट में, क्या ये चेक सही है नहीं, इसके हस्ताक्षर मिलान सही है नहीं है, वो सारी चीजें चेक करके और एक के खाते में क्लियर करने के बाद में एक के खाते में वो पैसे जो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो इसमें पैसे का तो लेन देन कहीं हुआ नहीं, लेकिन खाते में जरूर पैसे आ गए हैं, ठीक है, कैश का लेन देन नहीं होता है। लेकिन इसमें केवल जो है एंट्रीज का काम होता है, प्रविष्टि का काम होता है। तो ये प्रविष्टि है जो इस तरीके से हो जाती है। तो ऑल ओवर किस तरीके के कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें कैश का लेन देन नहीं है, लेकिन खाते में जो पैसे जो आ जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो बहुत सरल है। यदि अदर बैंक में यदि चेक होता है तो उस कंडीशन में उसको पहले क्लियरिंग हाउस से गुजरना होता है, उसके बाद में ही उसका एक्चुअल काम होता है। यदि मानिए बी है, इसका खाता है एसबीआई का है और ए का भी एसबीआई में ही खाता है। बी एसबीआई से इसको देता है, तो ये अपने एसबीआई में देकर जाकर के उसको तो तुरंत उसके खाते में है, जो उसी दिन सेम डे काम हो जाता है, क्योंकि इसमें क्लियरिंग होने में ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो सेम ही ब्रांच का है, तो वो आसानी से काम हो जाता है। लेकिन ये अदर बैंक का हो तो उस कंडीशन में क्लियरिंग होकर के ही आता है, वहां पर इसकी जांच की जाती है कि क्या अकाउंट में पैसे है या नहीं है, सिग्नेचर सही से मिलान कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो देखी जाती है। तो इस तरीके से जो बैंक में कर्मचारी है उनका काम थोड़ा सा इजी हो जाता है। क्लियरिंग हाउस में जाने के बाद में वहां प्रविष्टि हो जाती है और आसानी से जो पैसे का जो ट्रांसफर है, जो लेन देन एक दूसरों में हो जाता है। तो आगे हम बात करते हैं, आप मेरे ख्याल से समझ गए कि क्लियरिंग हाउस किस तरीके से काम करते हैं। तो इनकी जो लाभ है, तो पहले की बात करें संगठन में सुविधा। तो बैंकों में हम जानते हैं जो क्लियरिंग हाउस होता है उसमें अलग अलग प्रकार के बैंक है, उनके चेक्स आते हैं और वहां से बड़ी मात्रा में इनको कलेक्शन किया जाता है और एक ही जगह पे वहां पर इनके जो कर्मचारी होते हैं बैठे होते हैं क्लियरिंग हाउस में, वो आराम से अपना काम निपटा लेते हैं। तो इनके जो कलेक्शन है वो एक ही जगह पे हो जाता है अलग अलग बैंकों का। तो
भुगतान निपटारे की सुविधा एवं समय की बचत ये और है कि ये जो चेक्स है इनका जो भुगतान का निपटारा है वो आसानी से हो जाता है और समय की भी बचत हो जाती है। तो ये सीधा बैंक में काम नहीं होकर के क्लियरिंग हाउस के माध्यम से काम होता है। तो जो बैंक में जो कर्मचारी बैठे हुए हैं तो उनको ज्यादा इसका लोड नहीं पड़ता है काम का और ग्राहकों को भी इसका फायदा हो जाता है। आराम से समय की बचत के साथ पैसे जो आसानी से भुगतान का जो निपटारा हो जाता है। संग्रहण लागत में कमी, संग्रहण लागत इनकी न के बराबर ही होती है क्योंकि कलेक्शन चार्जेस कुछ मात्रा के होते हैं, चाहे कहीं से भी आओ चेक तो उसका वो एक लिमिट का ही है, तो एक्स्ट्रा कोई लागत नहीं है, इसलिए जो संग्रहण लागत है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो ये भी एक बड़ी मात्रा में फायदा होता है। जोखिमों से सुरक्षा, जोखिमों से सुरक्षा का मतलब ये होता है कि जो चेक्स है, चेक में किसी प्रकार का लेन देन तो होता नहीं है कैश का, क्योंकि ये सारा का सारा अकाउंट में पैसा जाना होता है। तो यदि हम नकदी का कोई लेन देन करते हैं तो उसमें तो जरूर जोखिम होता है, उसमें पैसे इधर उधर होने की, चोरी होने का या कि और भी कोई यदि कैश हमारे हाथ में होता है लेन देन में तो कोई दिक्कतें हो सकती है किसी भी कारण से। लेकिन जब काम ही आपका कंप्यूटर पर बैठ करके आपने क्लियर किया कि इसके अकाउंट में पैसे हैं, इसने चेक दिया है और चेक इसको क्लियर कर देते हैं और उसके खाते दूसरे व्यक्ति में, दूसरे खाते में, व्यक्ति खाते में जो पैसा जिसके नाम से चेक दिया उसके खाते में ट्रांसफर कर देते हैं, तो केस का तो कोई लेन देन नहीं हुआ। तो इस वजह से जोखिम भी बहुत कम होता है। तो ये है जो जोखिम में भी कहीं न कहीं जो है ना ये फायदा मिलता है, जोखिमों से सुरक्षा मिलती है। तरल कोषों की बचत, अब हम बात करते हैं कि ये जो बात करते हैं कि जो केस का तो लेन देन होता नहीं है, इसका मतलब बैंकों के पास जो केस पड़ा है वो वैसे ही पड़ा हुआ है, उस जो केस को अन्य कामों में जो दिया जा सकता है। इस तरीके से जो तरल कोष है, ये नकदी है, इनकी बचत होती है और जो ये पैसा अन्य कामों में दिया जा सकता है। तो इस तरीके से तरल कोष है ये क्या है, सुरक्षित बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कैश का लेन देन नहीं होता है, केवल एक खाते से चेक किया जाता है कि इसके खाते में पैसा है या नहीं है। यदि चेक किया इसने तो दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो उसकी केवल प्रविष्टि करनी होती है। इस तरीके से दूसरे व्यक्ति के खाते में भी पैसा चला जाता है। और बात करें ग्राहकों को लाभ, तो ग्राहकों का लाभ ये होता है कि उनको, जिन लोगों को पैसा लेना है चेक के माध्यम से, जिन्होंने क्लियरिंग हाउस में अपना पैसा दिया हुआ, चेक दिए हुए, तो उनको भी जल्दी से काम उनका निपट जाता है और उनके खातों में पैसे आ जाते हैं। तो खाते में पैसे आने से वो अपना है जो जरूरी काम है वो कर सकते हैं, अपना काम जो निपटा सकते हैं। तो ग्राहकों को भी ये लाभ होता है। ग्राहकों का मतलब यह है जिन्होंने चेक, जिनके नाम चेक होता है, ठीक है, इसमें वो व्यापारी भी हो सकता है और बैंक का ग्राहक भी हो सकता है कोई भी। बैंकों द्वारा ग्राहकों को अधिक ऋण सुविधा मिल सकती जाती है। तो ये एक फायदा और होता है, बड़ा फायदा ये कि जब सारा काम ही ऑनलाइन या माने या इंटरनेट के माध्यम से होता है, कैश का कहीं लेन देन नहीं होता, तो कैश तो बैंकों के पास बहुत बड़ी मात्रा में पड़ा होगा। उस कंडीशन में जो ये कैश है वो बैंकों को अधिक जो ऋण की सुविधा है वो उपलब्ध हो पाती है। किस तरीके से कि बैंक का काम ज्यादातर अकाउंट्स के माध्यम से हो रहा है, इस खाते से वहां गया, वहां से आ गया, इसका मतलब कैश तो बैंक के पास ही पड़ा है। यदि किसी व्यक्ति को बड़ी मात्रा में यदि किसी लोन देने की आवश्यकता पड़ गई या बहुत सारे लोगों को लोन दिया जा रहा है तो कैश के माध्यम से लोन दिया जा सकता है। कैश है जो पड़ा हुआ है इसको लोन के रूप में भी हम काम में ले सकते हैं, तो लोन की जो सुविधा है वो बढ़ जाती है। तो ये है फायदा भी होता है इसमें लोगों को। बात करें नेक्स्ट और लास्ट में बैंकों में पारस्परिक सहयोग की भावना, क्यों? क्योंकि ये जो क्लियरिंग हाउस में कोई एक बैंक का तो काम होता नहीं है, इसमें क्या होते हैं अलग अलग बैंकों के काम होते हैं चेकों के। तो अलग अलग बैंक के चेक होने के कारण है जो बहुत सारे बैंक है जो मिलकर काम करते हैं साथ में, तो इसलिए बैंकों के बीच में क्या है सहयोग की भावना का है जो विकास होता है। तो ये कहीं न कहीं जो सहयोग की भावना है जो बैंकिंग सेक्टर को आगे डेवलपमेंट की ओर लेके जाती है। तो ये इसके फायदे हैं। बात करें इसकी कुछ कमियों की, इनके दोष की, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं समाज स्वतंत्र रहने पर उनका धीमा विकास। हम जानते हैं भारत एक बड़ा विशाल देश है और विशाल ही इसमें जनसंख्या है, तो जनसंख्या विशाल है तो इनके बड़ी मात्रा में ही खाते होंगे बैंकों में और इनका जो लेन देन है वो यदि चेक के माध्यम से होता है। क्यों? क्योंकि चेक का लेन देन है जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है और जो हमारे यहाँ मनुष्य है भारत में बहुत बड़ी मात्रा में है। तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी संख्या में यदि चेकों का लेन देन होता है तो क्लियरिंग हाउस है उनकी भी संख्या बड़ी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लियरिंग
हाउस यदि कम होंगे, चेक बहुत बड़ी मात्रा में आ जाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत हमारे यहाँ, क्योंकि लोग पॉपुलेशन ही चेक का लेन देन करती है, तो ऐसी कंडीशन में काम है जो बहुत स्लो हो जाएगा और रुक के चलेगा। तो ऐसी जो समस्या है इनका निराकरण भी सही तरीके से किया जाना जरूरी होता है। तो क्लियरिंग हाउस है जो इनका धीमा विकास हुआ है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है नियमों की एकरूपता का अभाव। तो ये एक बड़ी समस्या रही है कि अलग अलग जो बैंक है इनके जो चार्जेस है जो क्लियरिंग के वो अलग अलग है। तो कुछ नियम जो प्राइवेट जो बैंक है, जो निजी बैंक है, इनकी पहली बात तो इनका जल्दी से क्लियरिंग होने में बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। तो इनके लिए जो चार्जेस अलग लगते हैं, जबकि गवर्नमेंट बैंक है इनके लिए अलग लगते हैं। और जो गैर अनुसूचित बैंक की बात करें तो अगला हमारा टॉपिक है उसमें बताएंगे इस बारे में। तो अनुसूचित बैंक है इनका ज्यादातर काम सरल से होता है, बाकी जो अन्य जो बैंक है इनमें जो एकरूपता का अभाव देखने को मिलता है, इसमें बड़े कलेक्शन चार्जेस वगैरह बहुत ज्यादा लगते हैं और गवर्नमेंट बैंक में वहाँ थोड़ा कम लगता है। तो ये एक बड़ी दिक्कत का मामला है। नेक्स्ट की बात करें सदस्यता के नियम है जो कठोर है। यदि कोई गैर अनुसूचित जो बैंक है उसके लिए जो नियम है तो वो बहुत ही कठोर नियम है, और जो सरकारी बैंक है या बात करें अनुसूची में जो शामिल बैंक है तो उनके लिए नियम थोड़े सरल है। तो ये एक बड़ी विडंबना है कि काम तो बैंक के रूप में ही कर रहे हैं, बैंक आरबीआई ने उनको अनुमति भी दे रखी है बैंक के रूप में काम करने की, तो फिर नियम कठोर क्यों किए जा रहे होंगे। तो नियमों में थोड़ा सा क्या है, थोड़ा इजी होना चाहिए और एक जैसे ही नियम बनाने चाहिए दोनों प्रकार के, चाहे गैर अनुसूचित बैंक हो चाहे वो अनुसूचित बैंक हो, सभी के लिए एक जैसे काम हो। नेक्स्ट बात करें बाह्य चेकों के भुगतान में कठिनाई। यदि किसी एक आसपास के क्षेत्र के बैंक है, एक ही क्षेत्र के बैंकों के चेक है तो इजी होता है काम, लेकिन कोई चेक आ जाता है किसी दूसरे स्टेट का या लंबी दूरी का जो चेक होता है तो उस कंडीशन में वहां से क्लियरिंग का जो काम होता है वो बहुत लेट होता है, टाइम लगता है उसमें। तो ये एक बड़ी समस्या है कि जो बाह्य चेक होते हैं यानी अदर स्टेट्स के चेक हो जाते हैं या अदर जिलों की भी बात कर लेते हैं तो भी टाइम लगना है उसमें, स्वाभाविक सी बात है। तो क्योंकि वो पहले अपने बैंक के पास जाएगा, फिर वहां से क्लियरिंग हाउस पर मेन मुख्य ब्रांच में जाएगा, फिर वहां से दूसरे क्लियरिंग हाउस में जाते हुए वो काम उनका होता है। तो कहने का मतलब इसमें टाइम है जो बहुत लगता है। तो यदि बाहर के चेक है, अन्य स्टेट्स के चेक है, अन्य जिलों के चेक है तो उसमें टाइम लगता है। तो टाइम में सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, बैंकिंग सेक्टर को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि इस टाइम में जो कमी लाई जा सके। रिजर्व बैंक द्वारा जो क्लियरिंग हाउस है उनकी उपेक्षा भी लगातार की जा रही है और इसका खामियाजा है जो क्लियरिंग हाउस है ये भुगत रहे हैं। तो इस तरीके से यदि कहा जाए तो कुछ ये समस्याएं भी है, लेकिन इन समस्याओं को यदि थोड़ा गौर किया जाए, थोड़ा सा इन पे फोकस किया जाए तो मेरे ख्याल से इन समस्याओं का समाधान भी आसानी से है जो किया जा सकता है। तो इस तरीके से क्लियरिंग हाउस काम करते हैं, कुछ ये दोस्त भी थे तो कुछ इनके फायदे भी है, लेकिन ऑल ओवर क्लियरिंग हाउस के फायदे बहुत अच्छे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए।